नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां के लोग अपने रुतबे, अपनी वीरता और जीने के अंदाज के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये वो राज्य है जिसे भारत का गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है, जहां की हरियाली इसकी पहचान है। यह एक ऐसा राज्य है जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, जहां के लोग कभी बलिदान देने से पीछे नहीं हटे हैं, जिसे गुरुओं की भूमि कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही गैस किया। वह राज्य है पंजाब। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि। पंजाब शब्द का पहली बार इस्तेमाल इब्न बतूता के लेखन में मिलता है। उन्होंने 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का दौरा किया था। इस शब्द का इस्तेमाल व्यापक रूप से 16वीं शताब्दी के बाद किया गया है। हालांकि पंजाब के संस्कृत समक्ष का पहले उल्लेख महान महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है, जहां इसी पंचनाद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। वैदिक काल में पंजाब को सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता था। यह राज्य जितना समृद्ध है उतना ही समृद्ध इसका गौरवशाली इतिहास है। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले शासकों में मौर्य, गुप्त, हर्ष, मुगल, सिख और ब्रिटिशर्स शामिल है। इन शासकों द्वारा छोड़े गए स्मारक, मकबरे, किले और पूजा स्थल आज भी उनकी गाथा कहते हैं। अंग्रेजों से आजादी के बाद 1966 में वर्तमान पंजाब राज्य का गठन किया गया। पंजाब के अतीत के रंग उसके राज को और अधिक उज्जवल कर देते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। एंसाइंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पंजाब के प्रारंभिक इतिहास को देखें तो पंजाब विभिन्न संस्कृतियों और विचारों वाले लोगों के प्रवास और बसने का गवाह रहा है। अधिकांश विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि पंजाब में मानव निवास का सबसे पहला निशान सिंधु और झेलम नदियों के बीच सोन घाटी से मिलता है। यहाँ से पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। पंजाब के आसपास के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर भी पाए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा और रोपर है। वैदिक काल की तरफ बढ़े तो ऋग्वेद का बड़ा हिस्सा लगभग 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच पंजाब क्षेत्र में ही रचा गया है, जबकि बाद में वैदिक शास्त्र यमुना और गंगा नदियों के बीच वाले पूर्व के हिस्से में रचे गए। वैदिक सभ्यता पंजाब सहित अधिकांश उत्तरी भारत को कवर करते हुए सरस्वती नदी के लंबाई तक फैली हुई थी। इस सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप में बाद की संस्कृतियों को आकार दिया है। इसी युग में धार्मिक विचारों और प्रथाओं का गठन किया गया। महाकाव्य महाभारत में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। उस समय पंजाब को त्रिगर्त के रूप में जाना जाता था, जो कटोच राजाओं द्वारा शासित था। इसके बाद 550 से 330 ईसा पूर्व के समय एकेमेनिड एम्पायर को खत्म करने के लिए बाद सिकंदर ने अपनी नजरें भारत की ओर मोड़ी। सिंधु को पार करने के बाद सिकंदर का स्वागत तक्षशिला के शासक राजा अंबी ने किया। आगे चलकर सिकंदर का पहला विरोध राजा पोरस से हुआ था। इस क्षेत्र के पहले स्थानीय राजा के रूप में राजा पोरस को ही जाना जाता है। उनका राज्य हाइडस्पस यानी झेलम और चेनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। पोरस ने ही सिकंदर के खिलाफ हाइडस्पस की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार इस लड़ाई में सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन सिकंदर पोरस के युद्ध कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। इधर 302 ईसा पूर्व के आसपास चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे पहले इस क्षेत्र पर मगध के शासक धनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर ही मौर्य शासन की स्थापना की थी। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बने थे, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। इधर सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर भी सिकंदर की नीति को अपनाते हुए भारत की तरफ रुख कर लिया था। उसने भारत के सिंध प्रदेश को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। सेल्यूकस का सामना उस वक्त के तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। दोनों के बीच काफी भीषण युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की सेना सेल्यूकस निकेटर की सेना पर भारी पड़ रही थी। इस बीच सेल्यूकस निकेटर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए एक संधि का प्रस्ताव रखा। संधि में सेल्यूकस ने यूनान कब्जे वाले क्षेत्र आर्या, आर्चोशिया, परोपमिसादाय समेत हेरात, कांधार और काबुल को भी चंद्रगुप्त को सौंप दिया। 317 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध और पंजाब की एक क्षत्र शासक बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य काबुल, हेरात,
कांधार और बलूचिस्तान से लेकर पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर तक फैला हुआ था। इसके बाद पंजाब क्षेत्र पर शुंग, कुषाण आदि शासकों का शासन रहा। कुषाण वंश के सबसे लोकप्रिय शासक कनिष्क का साम्राज्य कश्मीर, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अफगानिस्तान, यारकंद, ताशकंद तथा खोतान तक फैला हुआ था। कुषाण साम्राज्य के विघटन के साथ ही 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासन शुरू हो गया था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान उत्तर भारत और दक्षिण भारत में गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसी दौरान उन्होंने पंजाब के हिस्से पर राज किया। स्कंदगुप्त को मृत्यु के बाद साम्राज्य को उत्तराधिकारी के कई युद्धों का सामना करना पड़ा था। अंतिम प्रमुख गुप्त राजा बुद्धगुप्त थे। उनके बाद गुप्त साम्राज्य पूरे भारत में विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गया। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तरी भारत पर कई स्वतंत्र शासकों का शासन रहा, जो अपने क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य की परंपराओं को आगे बढ़ाते रहे। 590 ईस्वी के आसपास हर्षवर्धन के शासन की स्थापना हुई। हर्षवर्धन के दादा आदित्यवर्धन पूर्वी पंजाब में थानेसर के एक सामंती शासक थे। जब हर्षवर्धन का शासन अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य के अंतर्गत आता था। 7वीं शताब्दी तक भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण शुरू कर दिया था। ज्यादातर आक्रमणकारी पंजाब क्षेत्र के रास्ते से ही भारत में प्रवेश करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके बाद यहाँ का इतिहास कैसा रहा। मिडिवल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अरबों ने आक्रमण किया। सन 712 में भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में हुए आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का विस्तार था। उमैयद खलीफा की अरब सेना ने पंजाब में इस्लाम की शुरुआत करते हुए दक्षिण एशिया में प्रवेश किया। इसके बाद 9वीं शताब्दी में पंजाब में हिंदू शाही वंश का उदय हुआ, जिसने पंजाब और पूर्वी अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में ही तुर्क गजनवी महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। उसने सन 1000 से लेकर 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत में पहला युद्ध 1001 ईस्वी में हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा। 1004 और 1006 के दौरान गजनी ने मुल्तान के शासकों पर धावा बोला और जल्द ही पंजाब भी गजनी के अधीन हो गया। महमूद गजनी ने नगरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज समेत दक्षिण में सौराष्ट्र तक लूट के मकसद से आक्रमण किया। उसने जहां भी आक्रमण किया वहां के मंदिरों को लूट लिया। भारत पर किए गए उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया की राजनीति में अपनी महत्ता स्थापित करना था। भारत पर किए गए हमले सिर्फ भारत की दौलत को हथियाने के लिए किए गए थे। इस दौलत के बलबूते ही वो मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य संगठित करने वाला था। गजनी वंश के कुछ शासकों का नियंत्रण पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों में था, जो 1135 तक चलता रहा। धीरे धीरे एक शक्ति के रूप में गजनी शासन में गिरावट आई और सन 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान 1175 में मुल्तान की ओर छेड़ा और मुल्तान को उसके शासक से मुक्त करा दिया। इसी अभियान के तहत उसने भाटी राजपूतों से कच्छ जीता। सन 1178 में उसने गुजरात पर विजय हासिल करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन चालुक्य शासकों से वो जीत ना सका। हालांकि हार के बाद उसे समझ आ गया कि पंजाब में मजबूत आधार बनाए बिना वो भारत के दूसरे हिस्सों को जीत नहीं सकता है। परिणाम स्वरूप सन 1179 में पेशावर और 1186 में लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। सियालकोट का किला अगला शिकार बना। इस प्रकार 1190 तक मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने अधीन करने के उपरांत मोहम्मद गौरी ने गंगा के दोआब में प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर लिया। पंजाब पर गौरी का आधिपत्य और गंगा दोआब में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के सामने ले आया। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत को सत्ता देकर गजनी वापस लौट गया। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अगले 300 वर्षों तक पंजाब पर दिल्ली सल्तनत ने शासन किया, जिसका नेतृत्व 5 राजवंशों मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी ने किया। 15वीं शताब्दी के अंत में पंजाब में एक महत्वपूर्ण घटना गुरु नानक द्वारा सिख धर्म का गठन थी।
सिख धर्म का इतिहास पंजाब के इतिहास और 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में सामाजिक राजनीतिक स्थिति से निकटता से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक का जीवन काल बाबर द्वारा उत्तरी भारत की विजय और मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ मेल खाता है। उस समय मुगलों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने आस्था की ओर रुख किया और सिख धर्म का विकास हुआ। लोग हिंदू और इस्लाम दोनों से धर्मांतरित हुए। 1605 में मुगल गद्दी पर जब जहांगीर बैठा तो सिख गुरुओं के साथ संबंधों में टकराव को देखने को मिला। अपनी आत्मकथा तुजक ए जहांगीरी में उसने स्पष्ट लिखा है कि वो गुरु अर्जुन देव जी के बढ़ रहे प्रभाव से बहुत दुखी था। इसी दौरान जहांगीर का बेटा खुसरो बगावत करके आगरा से पंजाब की ओर आ गया। जहांगीर को यह सूचना मिली कि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की मदद की है, इसलिए उसने गुरु जी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मरवाने से पहले उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। 30 मई 1606 ईस्वी को यासा के तहत उन्हें लोहे के गर्म तवे पर बैठाकर शहीद कर दिया गया। यासा के अनुसार किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना उसे यातनाएं देकर शहीद कर दिया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी के मृत्यु के बाद छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण कर सिख संप्रभुता की घोषणा की और अमृतसर की रक्षा के लिए एक किले की स्थापना की। जहांगीर ने तब ग्वालियर में गुरु हरगोविंद को जेल में डाल दिया, लेकिन जब कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तब कई वर्षों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। शाहजहां ने भी अमृतसर पर कई हमले किए, जिसकी वजह से सिखों को शिवालिक पहाड़ियों पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था, जिसकी वजह से वो हिंद की चादर भी कहलाए। औरंगजेब ने इस्लाम को कबूल न करने पर गुरु तेग बहादुर को मार डाला और दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका सर काटकर लटका दिया। इसके बाद सिखों के 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की उत्पीड़न को देखते हुए 1699 में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा के आदेश के रूप में खालसा की स्थापना की। इसके बाद लंबे समय तक सिखों और मुगलों का संघर्ष जारी रहा, जो अंततः मुगल शक्ति को कमजोर होने और सिख साम्राज्य की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हुई सिख राज्य की स्थापना। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पंजाब। सिखों ने धीरे धीरे खुद को एक सिख राज्य में संगठित करना शुरू कर दिया। मुगलों के कमजोर होने पर 1639 में नादिर शाह और 1748 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बाद पंजाब में अव्यवस्था और ब्रह्म ने सिख शक्ति के उदय में काफी हद तक मदद की। 1664 में ईस्वी में सिख अमृतसर में एकत्रित हुए और देग, तेग और फतेह की मुद्रा लेख वाली शुद्ध चांदी के पहले सिक्के चलाए। यह पंजाब में सिख संप्रभुता को पहली उद्घोषणा थी। उन्होंने खुद को 12 मिसलों में संगठित किया और पंजाब के क्षेत्र को नियंत्रित किया। इन मिसलों के नेताओं ने प्रदेशों को आपस में बांट लिया। यहाँ तक कि अहमद शाह अब्दाली भी मिसलों को नष्ट करने में असमर्थ था और उसके जाने के 2 साल के भीतर सर हिंद और लाहौर में उसके द्वारा नियुक्त राज्यपालों को बाहर कर दिया गया। नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसी छोटी रियासतों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। 1798 से 1805 के बीच रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर को अपने कब्जे में कर लिया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1808 में रणजीत सिंह ने सतलुज नदी पार कर फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला पर कब्जा कर लिया। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य पूर्व में सतलुज नदी से लेकर पश्चिम में पेशावर तक और दक्षिण में सतलुज और सिंधु से जंक्शन से लेकर उत्तर में लद्दाख तक फैला हुआ था। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्थाएं कायम की और कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। वे धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने हिंदुओं और सिखों के वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगाई। कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। उनकी व्यक्तित्व और उनकी निडरता को देखते ही इतिहासकार कहते हैं कि अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद
आंतरिक विभाजन और राजनीतिक कुप्रबंधन से साम्राज्य बुरी तरह कमजोर हो गया। इस मौके का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, जिसकी वजह से पहला और दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ। 1845 के अंत में फिरोजपुर के पास ब्रिटिश और सिख सैनिकों के बीच फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। अंग्रेजी सेना नायक मेजर जॉर्ज ब्रॉडफुट की नीतियों ने सिख सेनापति राजा लाल सिंह तथा राजा तेजा सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप खालसा सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी। इस प्रकार फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर आरंभ हुई। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था और भारत के प्रधान सेनापति का नेतृत्व लॉर्ड गफ के पास था। इस युद्ध में 4 लड़ाइयां फिरोज शाह, मुड़की, बदोवाल और अलीवाल में लड़ी गई, जिनमें कोई भी निर्णय नहीं हो सका। 5वीं एवं अंतिम लड़ाई सबराओ में हुई, जो निर्णायक सिद्ध हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित कर दिया और 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के पश्चात 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेजी और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई। इस संधि के तहत ही सतलज और ब्यास के बीच के क्षेत्र को कश्मीर के साथ कंपनी को सौंप दिया गया। पहले एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख सेना अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करना चाहती थी। डेलहाउसी की साम्राज्यवादी नीतियों से भी सिख क्रोधित थे। इसी समय अंग्रेजों ने मुल्तान के गवर्नर को हटा दिया। परिणाम स्वरूप जनता ने विद्रोह कर दिया। डेलहाउसी ने अवसर का लाभ उठाते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार सेकंड एंग्लो सिख वॉर आरंभ हो गया। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में 3 लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें 22 नवंबर 1848 ईस्वी को लड़ा गया रामनगर का प्रथम युद्ध था, जिसमें अंग्रेजी सेना को नेतृत्व लॉर्ड गफ और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया। अगला युद्ध जो कि था चिनियावाला का युद्ध, जो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध भी बिना किसी जीत के ही समाप्त हो गया। इसके बाद तीसरा युद्ध अर्थात गुजरात का युद्ध 13 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया, जो निर्णायक सिद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया। अंग्रेजों ने सिख सेना को पराजित कर दिया और इतिहास में इसे तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर में विजय प्राप्त करने के उपरांत 30 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डेलहाउसी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया और इसके साथ ही पंजाब ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बन गया। 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी शर्तों के तहत पंजाब ब्रिटेन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। औपनिवेशिक शासन का पंजाबी जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवादी आंदोलन ने प्रांत में जोर पकड़ लिया। आंदोलन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है 1919 का जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश जनरल रीजनल एडवर्ड हैरी डायर द्वारा लगभग 10,000 भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। ब्रिटिश प्रशासन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 400 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हुए थे। जहां एक तरफ अंग्रेजों ने पंजाब में यह नरसंहार कराए, वहीं पश्चिमी पंजाब में नहर कॉलोनी के निर्माण की वजह से 14 मिलियन एकड़ भूमि खेती के अधीन हो गई, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कृषि पद्धतियों में क्रांति आ गई। आर्थिक रूप से इसने पंजाब को भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र में बदल दिया। सामाजिक रूप से इसने बड़े भूस्वामियों की शक्तियों को बनाए रखा और राजनीतिक रूप से इसने भूमि के मालिकों समूहों के बीच क्रॉस सांप्रदायिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर से ही पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1940 में पाकिस्तान के लिए काम करने के मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव ने पंजाब को एक अलग भारतीय इतिहास का केंद्र बना दिया। 1946 में पंजाब के बहुसंख्यक मुसलमानों, हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के बीच बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़क उठी। कांग्रेस और लीग दोनों नेताओं ने पंजाब को अलग करने पर सहमति जताई। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो पंजाब ब्रिटिश प्रांत भारत और पाकिस्तान के नए संप्रभु राज्यों के बीच विभाजित हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पंजाब के इतिहास में एक अलग पंजाबी भाषी राज्य के लिए सिख आंदोलन या आसान भाषा में कहे तो खालिस्तानी आंदोलन का उदय हुआ।
इसका नेतृत्व तारा सिंह ने किया और बाद में उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी संत फतेह सिंह ने किया। हालांकि भाषाई रेखाओं के साथ विभाजित होने के बजाय नवंबर 1956 में भारतीय राज्य पंजाब को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यानी पेप्सू के रूप में संगठित किया गया। धीरे धीरे पंजाब के विस्तार के मद्देनजर मुख्य रूप से पंजाबी भाषी क्षेत्र वाले लोगों ने एक अलग राज्य बनाने की मांग तेज कर दी। आखिरकार भारत सरकार ने मांग पूरी की और 1 नवंबर 1966 को पंजाब को भाषा के आधार पर हरियाणा के ज्यादातर हिंदी भाषी राज्य और पंजाब के नए मुख्य रूप से पंजाबी भाषी राज्य में विभाजित कर दिया गया। इस बीच सबसे उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया और चंडीगढ़ का नवनिर्मित शहर और इसके आसपास का क्षेत्र एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हालांकि किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं होने पर चंडीगढ़ शहर को हरियाणा और पंजाब दोनों के संयुक्त प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी के रूप में बनाए रखा है। आगे चलकर 90 के दशक में खालिस्तान आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर दिया। तब केंद्र सरकार द्वारा इस पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों, यह था पंजाब राज्य का गौरवशाली इतिहास। पंजाब पर शुरू से कितने ही राजाओं ने राज किया। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पंजाब क्षेत्र पश्चिमी और दक्षिण दोनों ओर से लगातार हमले के प्रभाव में आया। पंजाब को फारसी, यूनानी, सीथियन और अफगान आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब सदियों से कटु रक्तपात का गवाह बना। यही कारण है कि इसकी संस्कृति हिंदू, बौद्ध, इस्लामिक प्रभावों को जोड़ती है। तो चलिए, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी पंजाब के इतिहास के बारे में कोई रोचक जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नवोदित निशित, एम्पावरिंग माइंड्स, अनवेलिंग ट्रूथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।